कॉलम स्टर्लिंग अपनी फैमिली द्वारा तय की गई अरेंज्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी। एंगेजमेंट से पहले उसने बड़ी फेमस डिक्लेरेशन की थी, इवन इफ लैंडर ब्लेक मेरे सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के सिर्फ मॉर्निंग ब्रीज पहनकर खड़ा हो जाए तब भी मैं उसे एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंस तक नहीं दूंगी। स्पॉइलर अलर्ट, मैं ही अलेक्जेंडर ब्लेक हूँ। उसके बाद हमारी दोनों फैमिलीज ने साथ में डिनर किया। कियोपी ने शुरू से आखिर तक अपना चेहरा फ्रोजन टोफू की तरह ठंडा रखा। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। जब जाने का समय आया वो मेरे पास से गुजरी और गलती से अपना फैंसी कोट मेरे शोल्डर्स पर फेंक दिया। चाहे तुम कितना भी जिम कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम रिडिकुलसली हैंडसम हो, चाहे तुम्हारा बॉडी रनवे मॉडल जैसा हो, चाहे तुम्हारी बड़ी स्पार्कली आईज हो, मैं अपनी फैमिली के सामने कभी नहीं झुकूंगी और तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने सिर झुकाकर अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं लॉन्ग पैंट्स और लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट पहने हुए था, पूरी तरह कवर्ड। क्या उसे रीवाइंड करके अपनी बात दोबारा सुननी चाहिए थी? अभी उसने खुद ही कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस बोल दी थी। जब उसे पता चला कि उसे मेरे साथ अरेंज्ड मैरिज करनी है तो उसने घर पर कई बार एपिक टैंट्रम्स किए। उसने अंकल स्टर्लिंग और आंट बीट्रीज की आलोचना करते हुए कहा, आप लोग बहुत ओल्ड फैशन्ड हैं। मॉडर्न एरा में फ्रीडम ऑफ लव को सपोर्ट करना चाहिए। अंकल स्टर्लिंग इतना स्ट्रेस में था कि शायद उसके बाल सफेद होने वाले थे। तुमने अभी तक लाइसैंडर को देखा भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम उसे पसंद नहीं करोगी? कियोपी को किसी के द्वारा फोर्स किया जाना सबसे ज्यादा नापसंद था। क्या उससे मिलने के बाद मैं अचानक उसे पसंद करने लगूंगी? आप लोग हमेशा आउटसाइडर्स का साइड लेते हो। इस पूरे मामले की वजह से वो कई बार घर से भाग चुकी थी, कई बार फेक इलनेस भी कर चुकी थी। उसकी सिस्टर्स और फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती थी। हम में से कोई भी अरेंज्ड मैरिज से नहीं बच सकता। कियोपी, अपनी फेट एक्सेप्ट कर लो। प्राइवेट वीआईपी रूम के बीचों बीच बैठी कियोपी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। एक्सेप्ट फेट? कौन सी फेट? इवन इफ लैंडर ब्लेक मेरे सामने बिल्कुल नेकेड खड़ा हो जाए, मैं उसे एक माइक्रोस्कोपिक ग्लांस भी नहीं दूंगी। जो लोग कियोपी के करीब थे वो जानते थे वो एक फ्री स्पिरिट थी। उसे कंट्रोल होना पसंद नहीं था, मैनेज किया जाना पसंद नहीं था। उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा या उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैरिज का कॉन्सेप्ट ही उसके लिए एक बहुत बड़ा नो था। मुझे नहीं पता लैंडर ने मेरे पेरेंट्स को कौन सा मैजिकल माइंड कंट्रोल सूप पिला दिया है। पूरा दिन कहते रहते हैं लैंडर ये कितना अच्छा है, लैंडर वो कितना परफेक्ट है, जैसे इस दुनिया में उससे बेहतर कोई आदमी है ही नहीं। जैसे ही उसने ये कहा उसने सिर उठाया और उसी समय उसकी नजर मुंह पर पड़ी। मैं वहीं से गुजर रहा था। मेरे हाथ में वाइन ग्लास था। मेरी उंगलियां वहीं रुक गई। कियोपी के कानों के सिरे टोमेटो रेड हो गए। उसने ऑकवर्ड सा कॉफ किया। जो अभी यहाँ से गुजरा है वो डेफिनेटली उससे ज्यादा हैंडसम है। ये हाई एंड क्लब असल में मेरी ही प्रॉपर्टी थी। जब कंपनी में काम ज्यादा बिजी नहीं होता था तो मैं नीचे क्लब में आकर कुछ समय बैठ जाता था। कियोपी और उसकी ग्लैमरस फ्रेंड्स अक्सर यहाँ आया करती थी। हालांकि वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं उसे कई बार देख चुका था। इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स ने स्टर्लिंग फैमिली के साथ अरेंज्ड मैरिज की बात की तो मुझे कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं था। सबसे पहले स्टर्लिंग फैमिली के पास इमेंस वेल्थ और एक विशाल बिजनेस एम्पायर था। अंकल स्टर्लिंग और आंट बियाटाट्रिस ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। दूसरी बात, हालांकि कियोपी एक फिल्थी रिच हेरेस थी, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग काफी स्ट्रिक्ट थी। उसमें उन टिपिकल स्पॉइल्ड रिच किड्स वाली टॉक्सिक हैबिट नहीं थी। और फिर गुड लुक्स हमेशा एक बोनस होते हैं। जब भी कियोपी मेरे क्लब में आती थी, क्लब की रेवेन्यू फिर से रिकॉर्ड तोड़ देती थी। अपने दोस्तों को उसे लेकर लगातार एक्साइटेड बातें करते सुनकर मैंने भी नेचुरली उसके अपीयरेंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक डेवास्टेटिंगली हैंडसम फेस, अल्यूरिंग आईब्राउज और उसकी आंख के नीचे वो छोटा सा ब्यूटी मार्क जो उसकी चार्म को और बढ़ा देता था। पूरे क्लब में नजर घुमाकर देखो तो भी वो सबसे स्ट्राइकिंग पर्सन थी। क्या मैं आपका सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ? मैंने मुड़कर देखा। एक अननोन वुमन वाइन ग्लास लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने वाइन का कलर देखा, कुछ गड़बड़ थी। मैंने तुरंत फोन निकाला और मैनेजर को मैसेज भेज दिया, सॉरी मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करता। मैंने बिल्कुल कोल्ड टोन में जवाब दिया। अचानक उस वुमन ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। हार्ड टू गेट मत बनो, मैं काफी समय से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तुम रोज इस क्लब में आते हो। क्या तुम शुगर मामा नहीं ढूंढ रहे? मेरे पास बहुत पैसा है हनी। मेरा पेट घृणा से मचल गया। मैं अपनी रियल आइडेंटिटी बताने ही वाला था कि एक आईसी वॉइस मेरे कानों के पास सुनाई दी। क्या तुम्हारे कान काम नहीं करते? उसने साफ कहा ना कि कॉन्टैक्ट नहीं देना। कियोपी मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी नजरें उस वुमन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड्स भी आ गई। उस वुमन के साथ खड़ा व्यक्ति तुरंत घबरा गया। ये स्टर्लिंग फैमिली की इल्डस्ट डॉटर है, हम इससे उलझ नहीं सकते। जब उस वुमन को पता चला कि ये कियोपी है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ओह मिस स्टर्लिंग, अगर ये आदमी आपको पसंद है तो मैं कंपटीशन नहीं करूंगी। मुझे पसंद है। कियोपी की आवाज और ठंडी हो गई। वैसे ही वो अरेंज्ड मैरिज को लेकर पहले से गुस्से में थी और ये वुमन सीधे अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ दौड़ रही थी। मैंने जल्दी से बार्नेबी को बुलाया जो क्लब स्टाफ था, फिर उसे पूरा मामला हैंडल करने को कहा। उसकी फ्रेंड्स भी उसे रोकने लगी। सुना है इस क्लब का बॉस भी बहुत पावरफुल है, उन्हें हैंडल करने दो। एग्जैक्टली कियोपी, अगर अंकल स्टर्लिंग को पता चला कि एंगेजमेंट से पहले तुमने फिर कोई सीन क्रिएट किया है तो वो तुम्हें घर में लॉक कर देंगे। उसी ड्रामेटिक मोमेंट पर मेरा फोन और कियोपी का फोन एक साथ बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मैं थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव करने लगा। लाइजेंडर डियर, अंकल स्टर्लिंग फैमिली डिनर रख रहे हैं, लोकेशन अभी भेजती हूँ। मैंने कियोपी की तरफ देखा, वो भी थोड़ी दूरी पर खड़ी फोन पर आर्ग्यू कर रही थी। क्या कियोपी भी आ रही है? यप, तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। कॉल खत्म होने के बाद मैं कियोपी के पास से होकर
होकर गुजरा। वो अभी भी फोन पर फाइट कर रही थी। उसे देखकर मुझे अपने घर की वो स्पाइसी किटन याद आ गई जिसे वैक्सीनेशन के लिए वेट के पास ले जाया जा रहा हो। बहुत लाउड प्रोटेस्ट, बहुत ड्रामा, लेकिन कोई असली क्लॉज नहीं, क्योंकि इस समय भी वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसी डिनर पर जा रही थी। शाम 7 बजे जब मैं प्राइवेट डाइनिंग रूम पहुंचा, स्टर्लिंग फैमिली पहले से मौजूद थी और कियोपी अब भी अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी। मैं लैंडर के लायक नहीं हूँ। नंबर 1, मुझे पहले से कोई पसंद है, लव एट फर्स्ट साइट। ओके। नंबर 2, वो वही आदमी है जिसे मैं आज क्लब में मिली थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया, अगर इस लाइफ में शादी करनी है तो उसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं। डैड। जैसे ही कियोपी ने अपनी बात खत्म की, अंकल स्टर्लिंग सूप लेडल उठाकर उसके सिर पर हल्का सा मारने ही वाले थे। उसी समय मैंने डोर खोला और अंदर चला गया। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। कियोपी की नजर सीधे मुंह पर टिक गई। पहले वो शॉक में फ्रीज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी डीमन का नाम लिया हो और वो सच में सामने आ गया हो। अगले ही सेकंड अंकल स्टर्लिंग ने सूप लेडल नीचे रख दिया। उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। लाइसैंडर, आओ बैठो, इतनी देर तक काम किया है, भूख लगी होगी। मैंने पोलाइटली सिर हिलाया, फिर कियोपी से सबसे दूर वाली चेयर खींचकर बैठ गया। आंट बियाटाट्रिस ने कियोपी का स्टन्ड चेहरा देखा, फिर पूछा, अब तो तुमने लाइसैंडर को देख लिया, क्या अब भी लगता है कि तुम्हारे डैड और मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे? लगभग 1 मिनट बाद कियोपी ने आखिरकार मेरी तरफ से नजर हटाई। चाहे वो हैंडसम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पेरेंट्स की अरेंज्ड मैरिज कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। उसने छोटा सा ड्रामेटिक हम्फ किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थी। अंकल, आंटी, ये गिफ्ट्स आपके लिए। मैंने बैग से गिफ्ट्स निकाल कर उन्हें दिए। आंटी बीट्रीज ने नेकलेस देखते ही आश्चर्य से कहा, ये नेकलेस, अगर मुझे सही याद है तो ये बहुत रेयर पीस है, इसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। अंकल स्टर्लिंग ने जेड कार्विंग उठाई। और ये जेड कार्विंग मैं इसे कब से लेना चाहता था। मैंने इतने ऑक्शंस अटेंड किए लेकिन कभी नहीं मिला। लाइसैंडर, तुमने ये सब कैसे खरीदा? मैं मुस्कुराया। जब तक आपको पसंद है बस वही काफी है। पूरी फैमिली डिनर सरप्राइजिंगली अच्छी रही। सिर्फ कियोपी ही शुरू से आखिर तक आर्कटिक जैसी ठंडी बनी रही। उसने एक बार भी सीधे मेरी तरफ नहीं देखा। डिनर खत्म होने के बाद अंकल स्टर्लिंग ने कहा, कियोपी, लिसांडर को छोड़ाओ। मैंने तुरंत कहा, जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले कियोपी चेयर से उठ खड़ी हुई। उसने मेरा बैग उठा लिया। मैं छोड़ देती हूँ। कार में बैठने के बाद उसने विंडो नीचे कर दी। ठंडी हवा अंदर आने लगी। मैंने रिफ्लेक्स में अपनी स्लीव्स खींच ली। तुरंत कियोपी ने अपनी जैकेट मेरी तरफ फेंक दी। ठंड लगती है, फिर भी इतने कम कपड़े पहनते हो? कभी कभी सच में उसका मुंह टेप से बंद कर देने का मन करता था। कियोपी ने मुझे घूरा, फिर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। चाहे तुम्हारी आईज बड़ी हो, चाहे तुम्हारी बॉडी अच्छी हो, चाहे तुम हैंडसम हो, चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी हो, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब मैं कार से उतरा, मैंने उसकी जैकेट वापस देने की कोशिश की। कियोपी ने मेरा हाथ दूर कर दिया। तुम्हारे कपड़े इतने पतले हैं, अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेक्चर देंगे। इतना कहकर उसने जैकेट मेरे सीने पर दबा दी, फिर लाइटनिंग स्पीड से कार में बैठी और निकल गई। मैंने नीचे देखा, मैं अभी भी वही लॉन्ग स्लीव्ड आउटफिट पहने था। फिर उसकी दूर जाती कार को देखा। क्या वो सच में कभी अपनी खुद की बातें सुनती भी थी? सुना है तुम लैंडर से मिल चुकी हो, क्या वो सच में इतना हैंडसम है? कियोपी, जल्दी बताओ, हम क्यूरियोसिटी से मर रहे हैं। हाँ बताओ ना, अगर तुम्हें वो सच में पसंद नहीं है तो हम तुम्हारे रनअवे प्लान के लिए फंड भी कलेक्ट कर लेंगे। मैंने पॉकेट मनी भी सेव की है, सब तुम्हें दे दूंगी। कियोपी का दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात देर में वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर मेरे क्लब में ड्रिंक करने आई। वहाँ थेडियस भी मौजूद था। थेडियस और कियोपी बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ बड़े हुए थे। लगभग सभी लोगों को लगता था कि भविष्य में वही दोनों साथ होंगे, लेकिन अचानक कियोपी की एंगेजमेंट की खबर मेरे साथ आ गई। थेडियस इस बात से खुश नहीं था, लेकिन कियोपी के परेशान चेहरे को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। कियोपी, मैंने सुना है ब्लेक फैमिली का एक बड़ा क्लाइंट उससे सिर्फ एक बार मिला था और उसके बाद 3 साल तक उसका पीछा करता रहा। सुना है वो इंसेनली हैंडसम है। ये सच है या सिर्फ एग्जैजरेशन? ये बात थेडियस को इरिटेट कर रही थी। कियोपी कभी भी उस तरह के डोमिनेंट और रूथलेस आदमी को पसंद नहीं करेगी। उसे जेंटल और माइल्ड मैनर्ड लोग पसंद हैं, और वैसे भी दुनिया में हैंडसम लोगों की कमी नहीं है। इतनी बड़ी बात क्या है? जो कियोपी अब तक चुप थी, अचानक बोल उठी, उसके जैसा हैंडसम मिलना बहुत रेयर है। फिर उसने थेडियस को साइड आई दिया। तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है। थेडियस का चेहरा ऑकवर्ड हो गया। बाकी लोग तुरंत क्यूरियस हो गए। तो कियोपी, क्या तुम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने वाली हो? इम्पॉसिबल। कियोपी ऐसे रिएक्ट हुई जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो, सिर्फ इसलिए कि उसका फेस अच्छा है। मैं उसके पीछे घूमना शुरू नहीं कर दूंगी। एग्जैक्टली जैसा मेरी मॉम चाहती है। एब्सोल्युटली नॉट। उसने गुस्से में वाइन का पूरा ग्लास खत्म कर दिया, फिर बिल के पैसे टेबल पर फेंके और बाहर निकल गई। उसी समय मैं क्लब मैनेजर के साथ बिजनेस डिस्कशन खत्म करके बाहर निकल रहा था। डोर से बाहर आते ही मेरी मुलाकात थेडियस से हो गई। क्या कोइंसिडेंस है, कियोपी अभी यहीं थी। सुना है तुम दोनों फाइनली मिल ही गए, और उसने कहा कि तुम्हें देखने के बाद वो दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। लैंडर, हम सब बहुत क्यूरियस हैं, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि कियोपी इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई? मैं हल्का सा हंसा। वो मुझे दोबारा नहीं देखना चाहती। मुझे डर है उसकी ये विश जल्द ही टूट
टूटने वाली है। अंकल स्टर्लिंग ने उसे मेरी कंपनी में काम करने के लिए भेजने का फैसला किया है। अब उसे रोज मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। अलेक्जेंडर, सिर्फ इसलिए कि तुमने स्टर्लिंग फैमिली को इस मैरिज के लिए मना लिया, ऐसा मत समझना कि सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अंदाजा है क्यूपी तुमसे कितनी नफरत करती है? ऐसी मैरिज का क्या मतलब है? मैंने कुछ पल सोचा, वो मुझे पसंद नहीं करती और मैं भी उसके लिए दीवाना नहीं हूँ, तो हम बराबर हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं पीछे मुड़ा और लगभग डर ही गया। कियोपी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। कियोपी, तुम वापस क्यों आ गई? उसकी फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। कियोपी ने सीधा जवाब दिया, मैं अपना सामान भूल गई थी। पेनेलोपी की आंखें गॉसिप एक्साइटमेंट से चमक उठी। ओएमजी कियोपी, क्या ये वही हैंडसम गाय नहीं है जिसकी तुमने दोपहर में हेल्प की थी? वैसे जिस तरह से तुम उसे देख रही हो, वो बिल्कुल इनोसेंट नहीं लग रहा। कियोपी की नजरें मर्डर कर सकती थी। दफा हो जाओ। अचानक थैडियस हंस पड़ा। अलेक्जेंडर, तुमने अभी तक इन्हें नहीं बताया कि तुम कौन हो? पेनेलोपी की आंखें शौक से फैल गईं। अलेक्जेंडर, ब्रदर इन लॉ? थैडियस ने उसे घूरा। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेनेलोपे तुरंत चुप हो गई, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ब्रदर अलेक्जेंडर, प्लीज बुरा मत मानना। कियोपी तुम्हें पसंद नहीं करती, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी कियोपी किसी और आदमी को पसंद नहीं करती। वेट, नहीं, वो तो सिर्फ हम गर्ल्स के साथ ही रहती है। जितना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, उतना मामला और वियर्ड होता जा रहा था। तभी कियोपी के हाथ की कीज उसकी तरफ उड़ गई। चुप रहो, मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा, कियोपी की फ्रेंड्स तुरंत उसके लिए प्लान्स बनाने लगी। मुझे नहीं लगता अलेक्जेंडर भी तुम्हारे लिए क्रेजी है। कियोपी, अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। बस पता नहीं ब्लेक फैमिली हमारे लार्क फैमिली की बात मानेगी या नहीं। उफ, दोष मेरे ग्रैंडपा का है। अगर उन्होंने और बड़ा एम्पायर बनाया होता तो शायद दोनों फैमिलीज बराबर होती। वेट, कियोपी, तुम कहाँ जा रही हो? उसी समय मैं सड़क के किनारे खड़ा था। ड्राइवर हिगिंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो कार रुकी उसमें अंकल हिगिंस नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी क्लेमेंटिन। वो कार से उतरी, उसके हाथ में एक छोटा सा क्यूट केक था। मैं पास में ही थी। मॉम को अचानक आंट अगैथा ने बुला लिया। ब्रोदर लैंडर, मैं आपके लिए केक लाई हूँ। क्लेमेंटिन ने खुशी से अपने हाथ में पकड़ा छोटा केक हिलाया। मैं कार में बैठ गया। मैं और क्लेमेंटाइन हंसते बातें करते वहां से निकल गए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि क्लब के एंट्रेंस पर कोई खड़ा था जो हमारी कार को तब तक देखता रहा जब तक वह पूरी तरह नजर से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद ही वह वहां से गया। अगले दिन भी मुझे ऑफिस छोड़ने क्लेमेंटाइन ही आई। डैड इन दिनों कुछ कामों में बिजी हैं, इसलिए मैं ड्राइव कर रही हूँ। जैसे ही मैं कार से उतरा, मेरी असिस्टेंट पॉपी भागती हुई आई। बॉस लाइजेंडर, जूनियर CEO स्टर्लिंग पहले से ही यहाँ है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मेरी उम्मीद से कहीं पहले आ गई। मीटिंग रूम के अंदर एक महिला कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके घुटने पर टैप कर रही थी। उसका पोस्चर देखकर साफ था कि वह काफी देर से इंतजार कर रही थी। आज उसने क्लब वाले ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने थे। उसकी जगह वह एक परफेक्टली टेलर्ड, बेहद महंगी डिजाइनर ड्रेस में थी। उसका पूरा ऑरा बदल चुका था। कोल्ड, अथॉरिटेटिव, पूरी तरह बॉस मोड में। मैं उसके पास गया। मुझे लगा अंकल स्टर्लिंग ने कहा था कि तुम 2 दिन बाद आओगी। मुझे देखते ही कलियोप एक पल के लिए रुक गई। फिर उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी क्लेमेंटाइन पर गई। उसने अचानक पूछा, क्या ये तुम्हारी नई ड्राइवर है? मैंने कुछ पल सोचा। पूरी तरह नहीं। पहले से तय स्केड्यूल के अनुसार मैंने क्लेमेंटाइन की पोजीशन का संक्षिप्त परिचय दे दिया। जब कलियोप बाहर जा रही थी, मैंने उसे पॉपी से पूछते सुना, क्या जूनियर CEO ब्लेक हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? पॉपी ने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल। बॉस लाइसेंडर की विजुअल्स टॉप टियर हैं और फिजिक गॉड टियर। वो सच में अल्टीमेट कैच है। कलियोप के होंठ का कोना हल्का सा फड़क गया। उस शाम मेरा एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर था। हक्सली फैमिली और एरिक फैमिली दोनों वहां मौजूद होने वाले थे। असल में यह डिनर एक बैटलफील्ड जैसा था। उत्तरी इलाके की एक जमीन के प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन चल रहा था। साथ ही यह भी पता लगाना था कि ये दोनों फैमिलीज ब्लेक कॉर्पोरेशन के बारे में क्या सोचती हैं। हेक्सली फैमिली और हमारी कंपनी के रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए मुझे पहले से अंदाजा था कि वे मुझे मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे। सावधानी के लिए मैंने क्लेमेंटाइन से कहा, रात ठीक 9 बजे मेन गेट पर आ जाना। प्राइवेट रूम के अंदर मैं लगभग 1 घंटा इंतजार करता रहा। उसके बाद मिस्टर हक्सली और मिस्टर एरिक आए। मिस्टर एरिक ने एक बनावटी मुस्कान दी। लाइजेंडर, उस जमीन वाले मामले में बताना भूल गया था। मैं और अंकल हक्सली पहले ही सारी डिटेल्स फाइनल कर चुके हैं। तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हारी माँ भी चिंता करेगी। मैंने बिना कुछ कहे प्रोजेक्ट प्रपोजल उनके सामने सरका दिया। मिस्टर एरिक ने उसे मुश्किल से एक नजर देखा, फिर कहा, लाइजेंडर, हायरार्की के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। सुना है तुम स्टर्लिंग फैमिली में शादी करने वाले हो। बिजनेस अफेयर्स में इतना दखल देना बंद करो। ब्लेक फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचो, वही सबसे जरूरी है ना? मैंने विनम्र मुस्कान दी। अंकल एरिक, आपके जोक्स हमेशा दिलचस्प होते हैं, लेकिन मेरे फैमिली मैटर्स की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। मिस्टर एरिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लैंडर, मैं सीधी बात करता हूँ, ये जमीन हक्सली कॉर्पोरेशन के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बेटे को एम्बैरस किया था। एक पिता होने के नाते मुझे उसके लिए थोड़ी डिग्निटी वापस लेनी ही पड़ेगी। उसी समय एक वेटर रेड वाइन लेकर आया। मिस्टर एरिक ने बॉटल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। चलो, हम एल्डर्स भी यंग जनरेशन को एक मौका देते हैं। अगर तुम ये पूरी बॉटल खत्म कर दो तो मैं और अंकल हक्सली इस बार तुम्हें थोड़ा फेस दे देंगे। मैंने बॉटल की तरफ देखा। सील साफ तौर पर छेड़ी हुई थी। तीनों बॉटल्स पहले से खुल चुकी थी। डैड, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी डिग्निटी खुद
खुद वापस लूंगा। अचानक धड़ाम दरवाजा खुला, थैडियस अंदर आया। उसने वाइन का ग्लास उठाया और सीधा मेरे ऊपर फेंक दिया। लाल वाइन मेरे सूट पर फैल गई, कपड़ों से होती हुई नीचे तक बहने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हक्सली ने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हें बिजनेस मैटर्स से दूर रहने को कहा था। डैड, लाइजेंडर यहाँ है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? उसे कंपनी चलाने का हक है तो मुझे बोलने का नहीं? इतना कहकर थैडियस मेरे पास आया और मुझे हल्का सा धक्का दिया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो बॉटल मत पीना, उसमें कुछ मिलाया गया है। मिस्टर हक्सली ने तुरंत लोगों को बुलाकर थैडियस को बाहर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन मिस्टर एरिक मुझे जाने देने के मूड में नहीं था। मैंने अपनी घड़ी देखी, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। धड़ाम प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से लात मारकर खोला गया। जैसे ही मैंने देखा कौन था, मैंने भौहें सिकोड़ ली। कैलियोप, वो यहाँ क्यों आई? कैलियोप की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी नजर मिस्टर हक्सली और मिस्टर एरिक पर पड़ी। उसका दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों की औरा दब गई। दोनों बड़े आदमी कुछ पल के लिए चुप रह गए। रूमर्स तो ये कहते थे कि कैलियोप इस शादी के खिलाफ है। फिर अभी ये क्या हो रहा था? उसने अपने हाथ का पर्ल कलर्ड शॉल उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। फिर शांत लेकिन बेहद ठंडी आवाज में बोली, मेरे फियांसे को इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं? क्या हक्सली फैमिली और एरिक फैमिली, ब्लेक फैमिली और स्टर्लिंग फैमिली दोनों से एक साथ लड़ाई शुरू करना चाहती है? कार में बैठने के बाद भी कैलियोप ने तुरंत ड्राइव शुरू नहीं की। वो अचानक झुकी और मेरा एंकल पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी। हिलो मत। उसने टिश्यूज निकाले और मेरे पैर पर गिरी वाइन को साफ करने लगी। एरिक फैमिली और हक्सली फैमिली की पार्टनरशिप सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। तुम उनके सारे ट्रिक्स नहीं समझ सकते। मैंने खिड़की के बाहर देखा। ठंडी हवा मुझे अवेक रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है, अगर मैं ब्लेक फैमिली को संभाल नहीं पाया तो हक्सली फैमिली, एरिक फैमिली या शायद स्टर्लिंग फैमिली भी, हम सबको निकल जाएंगे। कैलियोप की भौहें सिकुड़ गईं। अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम अकेले वहाँ गए ही क्यों? मैं हल्का सा मुस्कुराया। सब प्लान था, बस मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आ जाओगी। फिर मुझे कुछ याद आया। अगर मुझे सही याद है, आज क्लेमेंटिन ड्यूटी पर होनी चाहिए थी। कैलियोप कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मॉम ने मुझे ब्लैक कंपनी में इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब से जो भी काम होगा सीधा मुझे देना। कैलियोप काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, लैंडर, हमारे बीच मैरिज पैक्ट है। मुझे नहीं पता कि हम सच में सफल होंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल चलो घर चलते हैं। मॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया है। मैं सीट पर पीछे टिक गया। पूरे दिन की थकान एक साथ महसूस होने लगी। जैसे ही मैंने विंडो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, कैलियोप ने पहले ही उसे बंद कर दिया। मैं थोड़ा उसकी तरफ झुक गया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। कभी कभी मुझे उसके हल्के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एक आंख खोलकर देखा, उसके कान पूरे लाल थे। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं, बस थोड़ा सा और उसकी तरफ झुक गया। कुछ देर बाद हम स्टर्लिंग मैंशन पहुंच गए। जैसे ही मैं कार से उतरने लगा, कैलियोप ने मेरे चेहरे पर दर्द का हल्का सा भाव देख लिया। क्या हुआ? मैंने हेल्पलेस होकर कहा। पैर सुन्न हो गया है। अगले ही पल कैलियोप ने डोर खोला, मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझे सपोर्ट देने लगी। उसी समय बटलर और दोनों फैमिलीज के एल्डर्स बाहर आ गए। लाइसेंडर, सुना है हक्सली फैमिली और एरिक फैमिली ने आज तुम्हें ओपनली टारगेट किया। वे लोग अब बहुत इंपेशेंट हो चुके हैं। जब स्टर्लिंग फैमिली मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब सिर्फ ब्लेक फैमिली ने हमारी मदद की थी। इस बार स्टर्लिंग फैमिली पूरी ताकत से तुम्हारे साथ खड़ी होगी। उसके बाद दोनों फैमिलीज ने कुछ देर कॉर्पोरेट मैटर्स पर चर्चा की। फिर बात घूमते घूमते मुझ पर और कैलियोप पर आ गई। लाइसेंडर, क्यों ना कुछ दिन यहीं रुक जाओ? आंट बिएट्रिस मुस्कुराई। मैंने कुछ समय पहले एक गेस्ट रूम तैयार करवाया था। उनकी हॉस्पिटैलिटी को मना करना लगभग इम्पॉसिबल था। सबसे हैरानी की बात, वो रूम बिल्कुल मेरी पसंद के अनुसार डेकोरेट किया गया था। साफ दिख रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आंट बिएट्रिस फिर बोली, आज रात मैं और अंकल स्टर्लिंग बाहर जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा कैलियोप को कहना। उसका चेहरा चाहे कितना भी कोल्ड लगे, लेकिन डिटेल्स पर ध्यान देने में उसका कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू आंटी, मैंने विनम्रता से कहा। पूरी दूसरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे, मेरा कमरा और कैलियोप का कमरा। कैलियोप का दरवाजा बंद था। मैंने सोचा शायद बाथरूम में होगी। मैंने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम का डोर पुश किया। डोर लॉक नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, गर्म भाप का एक झोंका सीधे मेरे चेहरे पर आया। कैलियोप अभी अभी शावर लेकर निकली थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक फ्लफी टॉवल था। उसके काले बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थी। उसके चेहरे पर भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चमक रहे थे। उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखें मुझे घूर रही थी। बाथरूम पूरी तरह उसके बॉडी वॉश की खुशबू से भरा हुआ था। मैं तुरंत मुड़ा। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। अचानक मुझे लगा जैसे टेम्परेचर कुछ डिग्री बढ़ गया हो। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि कैलियोप ने मेरी कलाई पकड़ ली। बाथरूम यूज करना है? वो बहुत करीब खड़ी थी। लगता है एक्स्ट्रा शैम्पू और बॉडी वॉश नहीं है, तो फिलहाल मेरा ही इस्तेमाल कर लो। अपने कमरे में लौटने के बाद कैलियोप ने फोन निकाला। वो काफी देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर आखिरकार उसने पेनेलोपी को मैसेज भेजा। पिछली बार तुमने उस लड़के का कांटेक्ट कैसे लिया था? मैसेज भेजते ही पेनेलोपी ने कॉल कर दिया। OMG कैलियोप, किसका कांटेक्ट लेने की कोशिश कर रही हो? तुमने तो कभी लाइफ में फर्स्ट मूव नहीं किया। अगर कोई रैंडम लड़का है तो ब्रदर इन लॉ नाराज नहीं होंगे। कैलियोप का पेशेंस खत्म होने वाला था। बस बताओ कैसे किया था? पेनेलोपी ने तुरंत जवाब दिया, सिंपल, शॉपिंग जाओ, उसकी चीजों का पेमेंट कर दो या उसे ड्रिंक ऑफर कर दो, फिर कैजुअली बात शुरू करो, नेचर अपना काम कर लेगी। पेनेलोपी अभी और गॉसिप करने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट चुका था। उसी समय कैलियोप को 2 एल्डर्स का कॉल आया। डॉटर, तुम इस मौके का फायदा उठा रही हो या नहीं? पूरे शरीर में अगर कोई चीज है जो लाइसेंडर को अट्रैक्ट कर सकती है तो वो
तुम्हारा फेस और फिगर है, अपने एडवांटेजेस पहचानो, समझी? हमने सुना है कि लाइसेंडर के पीछे लोगों की लाइन लगी हुई है। मैरिज अलायंस अनाउंस होने के बाद भी उसके फैंस कम नहीं हुए। तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, मुझे पता है, कैलियोप ने इरिटेट होकर कहा। जितना ज्यादा वो सोच रही थी उतना ही ज्यादा परेशान हो रही थी। आखिर उसने कॉल काट दिया। मिसेस स्टर्लिंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गई। आज ये शादी कैंसिल करने की जिद क्यों नहीं कर रही? क्या सूरज पश्चिम से निकला है? उधर मैं शावर लेकर बाहर निकला। ठीक उसी समय मैंने कैलियोप को बाथरूम के बाहर खड़ा देखा। वो वॉल से टिक कर फोन चला रही थी। मुझे देखते ही उसने तुरंत स्क्रीन लॉक कर दी। डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले जाऊं, अगर कुछ सामान चाहिए हो तो ले लेना। मैंने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने पहले ही बहुत केयर कर ली है। लेकिन कैलियोप वहीं खड़ी रही। मैं समझ गया, सबसे ज्यादा संभावना थी कि आंटी ने उसे मजबूर किया हो। ठीक है, तो पहले मैं कपड़े बदल लूं। मैंने ग्रे हुडी और ग्रे स्वेट पैंट्स पहन लिए। मजेदार बात ये थी कि कैलियोप ने भी बिल्कुल वैसा ही ग्रे हुडी और स्वेट पैंट्स पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने कपल आउटफिट पहना हो। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम दोनों से एक जैसी खुशबू भी आ रही थी। चलो। कैलियोप ने कैजुअली मेरा क्रॉस बॉडी बैग उठा लिया। मॉल बहुत बड़ा नहीं था, हमने कई बार घूम कर देखा, लेकिन आखिर में सिर्फ कुछ टॉयलेटरीज खरीदी, टूथब्रशेस, अरोमा डिफ्यूजर्स और कुछ डेली यूज सामान, साथ में एक बहुत बड़ा हगिंग पिलो जिसे खरीदने की जिद कैलियोप ने की थी। और अब वो पिलो मेरी बाहों में था। हर बार पेमेंट काउंटर पर पहुंचते ही कैलियोप पहले पेमेंट कर देती। मैंने आह भरी। इतना भी पैसा नहीं था। लगता है मुझे तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर रह रहा हूँ और तुमसे पेमेंट भी करवाऊं? ये सही नहीं लगता। ठीक है। कैलियोप ने फोन निकाला। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सोशल मीडिया QR कोड मेरे सामने कर दिया। तो ऐड कर लो। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। तो उस लड़के का कॉन्टैक्ट मिला या नहीं? मैं पूरा मैसेज पढ़ पाता। उससे पहले ही कैलियोप ने नोटिफिकेशन स्वाइप कर दिया। मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। फिर अचानक मेरी नजर कुछ परिचित लोगों पर पड़ी। दो लोग एक दूसरे से चिपके हुए खड़े थे। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किस? मैंने ऑकवर्ड खांसी की। मैंने खांसते हुए उनकी तरफ देखा। थैडियस भी मेरी तरफ देख रहा था। उसी समय पेनेलोपे ने भी हमें नोटिस कर लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? थैडियस ने पूछा। उस दिन के बाद जब उसने मुझे और कैलियोप को साथ देखा था, उसे समझ आ गया था कि अब ये रिश्ता लगभग तय हो चुका है। पेनेलोपे ने काफी समय तक उसे समझाया था। दोनों ने साथ ड्रिंक किया, बातें की, फिर ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। थैडियस ने मुस्कुराकर कहा, सच कहूं तो शुरुआत में मुझे कैलियोप उतनी पसंद भी नहीं थी। बस उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन अब उसने पेनेलोपे की तरफ देखा। पेनेलोपे भी कम नहीं है। मैंने दोनों को एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते पाया। मैंने कहा, कल रात की बात के लिए अभी तक थैंक यू नहीं कहा। थैडियस ने ठोड़ी उठाई। भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे डैड कोई बड़ी गलती करे। असल में मिस्टर एरिक उन्हें यूज कर रहा था। मैं डैड को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। आखिर हक्सली फैमिली और स्टर्लिंग फैमिली के बीच कुछ पुराने रिलेशंस हैं, लेकिन एरिक फैमिली अलग मामला है। वो लोग 100% तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। फिर अचानक उसका टोन बदल गया। वैसे कल कैलियोप ने जो किया वो तो लेजेंडरी था। मुझे लगता है ये ट्रू लव की पावर दिखाने का परफेक्ट मौका है। थैडियस आगे कुछ कहता, उससे पहले पेनेलोपे और कैलियोप दोनों पास आ गए। पेनेलोपे ने हंसते हुए कहा, हबी बातें खत्म हुई, चलो घर चलते हैं। जैसे ही पेनेलोपे ने थैडियस की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक उठी। थैडियस ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, लाइसेंडर, इस राउंड में मैं जीत गया। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वाली से कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव है। इतना कहकर उसने पेनेलोपे को किस कर दिया। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे ऑयस्टर्स खरीदे हैं। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। बिना सोचे मैंने कैलियोप की तरफ देखा और दिमाग में बाथरूम वाला सीन फ्लैश हो गया। उसी समय मैंने पूछा, वैसे तुम्हें एरिक फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता थी? हबी, कैलियोप बोलते बोलते रुक गई। फिर बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ कोई यूजलेस रिच प्रिंसेस हूँ? जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले, वो खुद शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत नजरें हटा ली। मेरा मतलब पेनेलोपे और उसके ग्रुप के साथ रहते रहते आदत लग गई है। हाँ समझ गया, मैंने मुस्कुराकर कहा। घर लौटने के बाद मैंने आखिरकार क्लेमेंटाइन से कांटेक्ट किया। फोन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। ब्रदर लाइसेंडर, आखिर मुझे सिग्नल मिल गया। कैलियोप ने मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहां नेटवर्क ही नहीं था। उसने कहा कि आपकी तरफ वो खुद आएगी। मैंने सोचा थोड़ी देर की बात होगी, लेकिन उन्होंने सच में मुझे पहाड़ पर भिजवा दिया। वहाँ बिल्कुल सिग्नल नहीं था। मैं अभी अभी वापस सिविलाइजेशन में पहुंची हूँ। ब्रदर लाइसेंडर, मैंने आपके प्लान्स खराब तो नहीं कर दिए? अगर मॉम को पता चल गया तो वो मेरी खैर नहीं छोड़ेंगी। मैं हल्के से हंस पड़ा। कुछ नहीं हुआ, अब जाओ और आराम करो। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मैंने कैलियोप के साथ अपनी चैट विंडो खोली। उसने अभी तक मनी ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे ही मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए गईं, चैट में एक नया मैसेज अचानक पॉपअप हो गया। कैलियोप, क्या तुम सो गई हो? मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, एक्सेप्ट करना मत भूलना। कैलियोप, कल तुम कितने बजे वर्क पर जाओगी? मैं तुम्हें ड्राइव करके छोड़ दूंगी। मी, जरूरत नहीं, क्लेमेंटाइन मुझे पिक करने आ जाएगी। कैलियोप, और लंच? तुम्हारे ऑफिस के पास एक बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट है। मी, लंच टाइम में मीटिंग्स हैं, शायद बस एक सैड सैंडविच खा लूंगी। मैसेज सेंड हो गया, लेकिन कैलियोप ने काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने फोन नीचे रख दिया। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ किप बेड पर बार बार करवट बदल रही थी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आखिर उसने फोन उठाया और पेनेलोपे को टेक्स्ट किया, किप, तुम और थैडियस इतनी जल्दी रिलेशनशिप में कैसे आ गए? उसी समय देर रात पेनेलोपे बालकनी में एप्रन पहनकर लॉन्ड्री साफ कर रही थी। उसने हाथों से सोप का पानी हटाया और रिप्लाई किया, पेनेलोपे, क्या हुआ कैलियोप? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए साथ आ गए। कैलियोप कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर टाइप किया, मुझे लगता है थैडियस को ये जानना चाहिए कि तुम्हारे पास
पास पैक ऐप में दर्जनों लड़के रेडी रहते हैं। पेनेलोपी के हाथ लगभग जलने लगे, इतनी तेजी से वो टाइप करने लगी। पेनेलोपी, हम बहनें हैं, दिल पर वार क्यों कर रही हो? पेनेलोपी, ठीक है, मैं तुम्हें लड़कों को परस्यू करने की अपनी 10 साल की सीक्रेट मास्टर क्लास दूंगी, बस थैडियस को मत बताना। कैलियोप, डील, 10 साल का एक्सपीरियंस है, चलो सुनाते जाओ। अगले दिन कैलियोप ने मुझे टेक्स्ट किया कि वो कंपनी थोड़ी लेट पहुंचेगी, लेकिन जब टाइम हो गया तब भी कैलियोप नहीं आई। उसकी जगह विलनस मिस्टर एरिक आ गया। वो मेरी उम्मीद से थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। एरिक कॉर्पोरेशन के अंदर जो मोल मैंने लगाया था उसे ट्रैप एक्टिवेट करने का मौका भी नहीं मिला। मीटिंग रूम का दरवाजा बंद होते ही मिस्टर एरिक का चेहरा तुरंत बदल गया। लाइजेंडर, आंटी एरिक, मेरा मतलब अंकल एरिक, मुझे बहुत अफसोस है, कल रात मुझे तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए थी। वो लैंड अगर ब्लेक कॉर्पोरेशन चाहती है तो एरिक कॉर्पोरेशन खुशी से पीछे हट जाएगी। मैं मन ही मन हैरान रह गया। उसका एटीट्यूड इतनी तेजी से बदला कि गर्दन ही घूम जाए। मैंने उसे ध्यान से देखा। तुम चाहते क्या हो? वो कई बार अटक गया। काफी देर हिचकिचाने के बाद आखिर बोला, क्या तुम मेरी बेटी को छोड़ सकते हो? मैं थोड़ा चौंक गया। उसकी बेटी तो सपोजिटली विदेश में अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी, है ना? उसी समय मीटिंग रूम के दरवाजे से कैलियोप की बिल्कुल बेपरवाह आवाज सुनाई दी। कैलियोप, सीईओ एरिक, आपकी प्यारी बेटी पहले ही फेडरल क्राइम्स की राह पर चल चुकी है। अब अगर जीसस खुद भी नीचे आ जाए तब भी उसे नहीं बचा सकते? मिस्टर एरिक, कैलियोप, हद मत पार करो। कैलियोप, सीईओ एरिक, अगर आपके पास यहाँ खड़े रहने का टाइम है तो बेहतर होगा अपनी बेटी को ढूंढिए। ब्लैक फैमिली और स्टर्लिंग फैमिली ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आप बस निकल जाए। मिस्टर एरिक इतना गुस्से में आ गया कि उसके पैर लगभग जवाब दे गए। मैंने एरिक फैमिली के कुछ गंदे कामों के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन हाल ही में ब्लेक कॉर्पोरेशन काम में डूबी हुई थी। ना टाइम था, ना मैन पावर। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि कैलियोप सिर्फ डिटेल्स जानती ही नहीं बल्कि उसने पूरा मैस मेरे लिए हैंडल भी कर दिया। कैलियोप, लाइसेंडर, किसी न किसी को तो वो गंदी लॉन्ड्री खोदकर बाहर निकालनी ही पड़ती है। सीईओ एरिक क्लीन अप करने में बेहद स्लोपी हैं। उनकी वीक स्पॉट्स ढूंढना तो बच्चों का खेल था। वो जगह सिटी सी से पूरे 5 घंटे दूर थी। अगर कैलियोप इस समय यहाँ पहुंच गई थी तो इसका मतलब था कि वो आधी रात में ही निकल पड़ी होगी। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं पॉपी से कहूंगा तुम्हारे लिए लंच खरीद लाए। कैलियोप ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मुझे पहले ब्यूटी स्लीप चाहिए। आज रात डिनर के लिए मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। उस लेजेंडरी दिन के बाद सिर्फ ऑफिस स्टाफ ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के जेनिटर्स तक गॉसिप करने लगे। सब एक ही बात कर रहे थे, मेरी और कैलियोप की अपकमिंग वेडिंग। कौन था वो इडियट जिसने कहा था कि स्टर्लिंग फैमिली की हेयरेस हमारे जूनियर सीईओ ब्लैक को पसंद नहीं करती? वो तो लिटरली हर दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। ये दोनों परफेक्ट पावर कपल हैं। आज तो मैंने जूनियर सीईओ स्टर्लिंग को पर्सनली लंच बॉक्स डिलीवर करते देखा। मेरा दिल तो पिघल गया। पूरा दिन गॉसिप इतना स्पाइसी था कि लोग एक्साइटमेंट में पागल थे। फिर सीक्रेटली एक ग्रुप चैट बनाया गया। हर दिन उसमें मेरी और कैलियोप की पापाराजी स्टाइल फोटोज अपलोड होने लगी। ग्रुप बनने के 1 हफ्ते बाद एक एब्सोल्यूट जीनियस ने गलती से कैलियोप को ही ग्रुप में ऐड कर दिया। जैसे ही लोगों ने प्रोफाइल देखी, पूरा ग्रुप टेरर में फ्रीज हो गया। सब लोग गायब होने लगे। लेकिन अगले ही सेकंड कैलियोप ने ग्रुप में एक जायंट रेड एनवेल्प ड्रॉप कर दिया, 20,000। फिर उसने मैसेज भेजा, नॉट बैड। इन फोटोज को जिसने भी लिया है क्या मुझे ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन फाइल्स भेज सकता है? थैंक्स। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप दोबारा एक्सप्लोड हो गया। कैलियोप को उसी समय ग्रुप एडमिन बना दिया गया क्योंकि वो इतनी चिल और अप्रोचेबल थी। कंपनी के लोग सीधे उसी से गॉसिप पूछने लगे। एम्प्लॉय, जूनियर सीईओ स्टर्लिंग, बॉस लाइसेंडर लिटरली परफेक्ट है, तो आपने शुरुआत में मैरिज रिजेक्ट क्यों की थी? अगले ही सेकंड क्वेश्चन पूछने वाला ग्रुप से किक कर दिया गया। कैलियोप, इस ग्रुप में हम सिर्फ लाइसेंडर की परफेक्शन डिस्कस करते हैं, मेरी पास्ट स्टूपिडिटी डिस्कस नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से कैलियोप हर दिन मेरे साथ ऑफिस आ रही थी। अगर मैं ब्लैक सूट पहनता तो वो मैजिकली ब्लैक ड्रेस पहन लेती। अगर मैं व्हाइट शर्ट पहनता तो वो भी व्हाइट ब्लाउज पहन कर आ जाती। सच कहूं तो फोटोज काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग आती थी। हर दिन मेरी डेस्क पर एक नया गिफ्ट रखा मिलता, या तो लेटेस्ट लग्जरी ज्वेलरी होती या फिर कोई हाई एंड वॉच। हर बार मैं उन्हें उठाकर डेस्क ड्रॉर में रख देता। लंच के समय कैलियोप की नजर मेरी खाली रिस्ट पर पड़ी। उसकी आंखों के किनारे तुरंत नीचे झुक गए जैसे कोई सैड पपी हो। मैंने एक्सप्लेन किया, मैं बस इन फ्लैशी चीजों को पहनने का आदी नहीं हूँ। मैंने देखा कि कैलियोप ने तुरंत अपनी लग्जरी वॉच भी खोल दी और पॉकेट में रख ली। हाँ, ऑनेस्टली मुझे भी इन्हें पहनना पसंद नहीं है। मैंने पहले आंट बिएट्रिस से कहा था कि मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए स्टर्लिंग मैंशन में रहूंगा। अब वो टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना सामान पैक किया और घर लौटने लगा। कैलियोप मुझे नीचे तक छोड़ने आई, फिर अचानक पूछा, लाइसेंडर, क्या मैं कल भी तुम्हें ऑफिस के लिए पिक कर सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया। हमारे घर काफी दूर हैं, ड्राइवर हिगिंस मुझे छोड़ देगा। कोई बात नहीं। कैलियोप ने नीचे जमीन की तरफ देखा। वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने गोल्डन रिट्रीवर को अबेंडन कर दिया हो। अचानक मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम ऊपर आकर मेरी कैट को पेट करना चाहोगी? किप की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने फिर भी रिजर्व्ड बनने की कोशिश की। इतनी रात हो गई है, क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किप ने तुरंत फोन निकाला और
और SOS मैसेज भेज दिया। क्लियोपी, फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड के घर जा रही हूँ, क्या प्रिपेयर करना चाहिए? पेनेलोपी, क्या तुम उसके घर जा रही हो? ब्रदर इन लॉ को आखिरकार तुम्हारे इंटेंशन समझ आ गए क्या? फिर पेनेलोपी ने लाइटनिंग स्पीड से मैसेज भेजा, सबसे नजदीकी कन्वीनियंस स्टोर जाओ, कॉन्डम्स खरीदो अभी। कैलियोप, तभी दूसरा मैसेज आया, उसकी बात मत सुनो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, पहले एक पोलाइट किस से स्टार्ट करो, उसे डरा मत देना, वो एक डेलिकेट फ्लावर है। किप ने कुछ सेकंड सोचा, वैलिड पॉइंट। मैंने देखा कि कालियोप पीछे रह गई है। मैंने मुड़कर पूछा, कुछ काम था? नोप। किप ने तुरंत फोन पॉकेट में डाल दिया और जल्दी से मेरे पास आ गई। कुछ देर बाद, वाओ, तुम्हारे पास सच में कैट है? किप ने हैरानी से कहा। क्यूट है ना? हाँ, लेकिन उसने लॉर्ड विगल बॉटम को बेहद हाफ हार्टेड तरीके से पेट किया। लॉर्ड विगल बॉटम को साफ महसूस हो गया कि उसका अपमान हुआ है। उसने नाराज होकर कई बार मियाऊ किया। मैं आगे बढ़ा, उसे गोद में उठाया, फिर उसे प्यार से किस किया। उसी समय मेरी नजर अचानक कैलियोप की शर्ट पर गई। उसका टॉप बटन किसी समय खुल गया था, कॉलर थोड़ा अलग हो गया था, जिससे उसकी कॉलर बोन और कुछ डिस्ट्रैक्टिंग कर्व्स दिखाई दे रहे थे। और ठीक उसी ऑकवर्ड समय मेरे पेरेंट्स इवनिंग वॉक से वापस आ गए। अरे, कैलियोपी यहाँ है? लाइसैंडर, तुमने बताया भी नहीं। कैलियोप ने फौरन शर्ट का बटन बंद कर लिया। आंटी, अंकल, मैं बस लैंडर को घर छोड़ने आई थी, अब काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। और अगले ही सेकंड वो प्रैक्टिकली भागती हुई घर से बाहर निकल गई। क्लब में वापस पहुंचकर कालियोप ने एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स की पूरी स्क्वाड इकट्ठा कर ली। पेनेलोपे, सिस्टर कैलियोप, इतना उदास चेहरा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक ब्रदर इन लॉ को कॉन्कर नहीं कर पाई? पेनेलोपे लगभग चीख पड़ी। इम्पॉसिबल, मेरी लेजेंडरी हीरियम क्वालिटी बॉय चेसिंग मैनुअल फेल कैसे हो सकती है? कोई भी नॉर्मल गाय कब का सरेंडर कर चुका होता। कालियोप ने उसे ऐसी ठंडी नजर से देखा जैसे आर्कटिक की बर्फ हो। कैलियोप, लाइसैंडर नॉर्मल गाय नहीं है। पेनेलोपे कुछ देर सोचती रही। जो थर्स्ट ट्रैप फोटोज मैंने पोस्ट करने को कहा था, पोस्ट की थी? कैलियोप, हाँ। पेनेलोपे, पोस्ट करने के बाद भी उसने लाइक नहीं किया, फिर ड्रंक होने का ड्रामा करके कॉल किया? कैलियोप, किया, वो मुझे पिक करने आया भी, लेकिन फिर अपने ड्राइवर से मुझे घर भिजवा दिया। पेनेलोपे पूरी तरह स्टंट रह गई। अल्टीमेट फिनिशर मूव, कन्फेशन टेक्स्ट भेजकर तुरंत अनसेंड कर दिया था? कैलियोप, हाँ। उसने रिप्लाई किया, मैंने मैसेज नहीं देखा, बस इतना। पेनेलोपे ने माथा पकड़ लिया। क्या ब्रदर इन लॉ को सच में तुम्हारे लिए बिल्कुल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है? रूम में मौजूद बाकी लड़कियों को लगा उनके कान खराब हो गए हैं। ये वही कैलियोप थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेन चेजिंग को नीचे समझती थी, और अब उसकी हालत ये थी। फ्रेंड, सिस्टर कैलियोप, कहीं तुम्हारा चार्म एक्सपायर तो नहीं हो गया? आजकल कोई तुम्हारा नंबर भी नहीं मांगता। ब्रदर इन लॉ के स्टैंडर्ड्स आखिर कितने हाई हैं? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो बाकी लोग क्या करें? पेनेलोपी ने फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। पेनेलोपी, मेरे पास आखिरी न्यूक्लियर ऑप्शन है, फर्स्ट लव। वैसे भी अरेंज्ड मैरिज से बच नहीं सकती, फीलिंग्स भी राइप मेलन जैसी होती हैं, काटने के बाद ही पता चलता है मीठा है या नहीं। प्लान सिंपल है, हम उसे बुलाएंगे, कहेंगे तुम ड्रंक हो, फिर तुम उसे पकड़कर किस कर देना। अगर उसने तुम्हें पुश नहीं किया तो विक्ट्री। कैलियोप शराब ऑर्डर करने बाहर निकल रही थी। उसी समय मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था, हमारी नजरें मिली। कैलियोप का दिमाग तुरंत गड़बड़ा गया। क्या मैं ड्रंक हूँ? मुझे अपना हस्बैंड हेलुसिनेशन में क्यों दिख रहा है? उधर पेनेलोपी और बाकी लड़कियां बाहर झांक कर देखने लगी। कोई नहीं है सिस्टर कैलियोप, तुम प्यार की बीमारी से हेलुसिनेट कर रही हो। 10 मिनट बाद पेनेलोपी के फोन से मुझे कॉल गया। पेनेलोपी, ब्रदर इन लॉ कैलियोप बहुत ड्रंक है, क्या आप उसे लेने आ सकते हैं? मैं क्लब पहुंचा और प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। अंदर मौजूद सब लोग मुझे देखकर फ्रीज हो गए। पेनेलोपी, ओ माय गॉड, ब्रदर इन लॉ, आप टेलीपोर्ट होकर आए हो क्या? उसने स्क्रिप्ट दोबारा चेक की, फिर बेहोश होने का एक्टिंग कर रही कैलियोप को उठाया। हेल्प मी, इसे कार तक ले चलो। लाइसैंडर, कैलियोप की लाइफ अब आपके हाथों में है। ये कहकर पूरी स्क्वाड निंजा की तरह गायब हो गई। एक भी इंसान पीछे नहीं रुका। कार ब्लेक मैंशन पहुंची। मैं और क्लेमेंटाइन बहुत मुश्किल से कैलियोप को अंदर लेकर गए। काफी मेहनत के बाद उसे बेड पर लिटाया। मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि कैलियोप ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कैलियोप के कानों के सिरे धीरे धीरे लाल हो रहे थे। मैंने उसका सिर थोड़ा उठाया ताकि नीचे पिलो रख सकूं। उसी दौरान मेरे होंठ गलती से उसके होंठों को छू गए। कैलियोप का पूरा शरीर लकड़ी की तरह स्टिफ हो गया। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा, कैलियोप। बेड पर लेटी हुई बेहोश। कैलियोप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और कैजुअली कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, कैलियोप ने तुरंत ग्रुप चैट में मैसेज भेज दिया, कैलियोप गर्ल्स। उसने मुझे किस किया। पूरा ग्रुप तुरंत एक्सप्लोड हो गया। नो वे, सीरियसली? डिटेल्स। कैलियोप स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रही थी। कैलियोप, हाँ, उसने मेरा नाम भी लिया। उसकी आवाज बहुत हॉट थी। कुछ सेकंड्स तक ग्रुप में सन्नाटा छाया रहा। फिर पेनेलोपी ने जवाब दिया, पेनेलोपी, सिस्टर कैलियोप, तुम्हारा अब कोई इलाज नहीं है। फिर उसने पूछा, बस इतना ही? आगे क्या हुआ? बाकी स्टोरी कहाँ है? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मैं पे भी कर दूंगी। कैलियोप, फिर वो चला गया। पेनेलोपी पूरी तरह टूट गई। पेनेलोपे, इम्पॉसिबल, हमने फोर्स्ड लव स्ट्रैटेजी बनाई थी। कैलियोप, उसने पहले मुझे किस किया, उसे फोर्स्ड लव कैसे कह सकते हो? पेनेलोपे, अगर एक किस को फोर्स्ड लव मान भी लें तो ब्रदर इन लॉ ने तुम पर यूज किया। कैलियोप, हाँ, फीलिंग काफी अच्छी थी। पेनेलोपी, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। कैलियोप, मैं भी नहीं। एक हफ्ते बाद क्लब असाधारण रूप से बिजी था क्योंकि कैलियोप ने पूरा वेन्यू बुक कर लिया था। उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके एक ग्रैंड कन्फेशन सेटअप तैयार करवाया। जब उसने मुझे इनवाइट किया तो कहा कि ये सब पेनेलोपी और थैडियस का प्ले है, लेकिन मैं उसकी खराब एक्टिंग के आर पार देख सकता था। मैंने बस उसे एक्सपोज नहीं किया। कैलियोप और उसकी फ्रेंड्स अक्सर इस क्लब में आती थी। हालांकि वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे पहले कई बार देखा था। तभी मैनेजर ने पूछा, बॉस, जो
छुट्टी की बात आपने की थी, डेट डिसाइड कर ली? दुनिया जैसे अचानक शांत हो गई। मैंने कलियोप की तरफ देखा और कहा, असल में मैं तुम्हें इस क्लब में बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, बस तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे बहुत समय से तुम पर क्रश था। इस हाई सोसाइटी सर्कल में जेन्युइनली अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, तुम उनमें से एक हो। तुम किसी पार्ट टाइम वेटर के लिए खड़ी हो जाती हो, किसी घायल इंसान के लिए कंपेंसेशन देने को तैयार रहती हो। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम अंदर से बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ड्रिंक, डिनर और कैजुअल बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लाइफ में एक दूसरे का सहारा बने। जब कोई मुश्किल आए तो सिर्फ एक दूसरे को याद करके स्ट्रेंथ मिल जाए। लव सिर्फ साथ समय बिताने का नाम नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है कालियोप, और मेरे लिए वो इंसान तुम हो। इसलिए अगर तुमने ये कन्फेशन सेटअप नहीं भी बनाया होता तो भी पहले कन्फेशन मैं ही करता। उस रात कैलियोप ने सोशल मीडिया पर 9 फोटोज का एक बड़ा पोस्ट डाला। हर फोटो में हम दोनों की सेल्फी थी। कैप्शन था, माय हबी बहुत पहले से मेरा दिल जीतने की प्लानिंग कर रहा था और मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है। लाइक्स और नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे, लेकिन हम दोनों को अब उनकी कोई परवाह नहीं थी। कलियोप ने मुस्कुराते हुए कहा, हबी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ।